नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है चुंबकीय प्रेरण में प्रेरकत्व पढ़ेंगे कि प्रेरकत्व होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण फैराडे ने यह देखा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो E बराबर डेल फाई बाई डेल टी होता है। क्यों? यही तो देखा गया था। अब यहाँ पर जब कोई एक कुंडली हो और उस कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसके पास अगर दूसरा कुंडली रखा गया हो, उसके पास सन्निकट दूसरा कुंडली रखा गया हो तो इसमें प्रवाहित धारा के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय फ्लक्स आसपास में जो उत्पन्न होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि होता हो और ये परिवर्तन ये धारा के कारण होता है। ये कब होता है? जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। एसी करंट क्या होता है? कभी अप कभी डाउन ऐसे चलता है। तो उसी तरह या तो हम कोई भी करंट करें दें इसमें और वो करंट को हम घटाते और बढ़ाते रहें जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आसपास में जितने भी ये द्वितीय कुंडली है इस कुंडली में विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होगा। और यह जो धारा आई है यह जो है चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। यही देखा गया कि यह धारा चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। ठीक है, और यह जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती है, अगर यहाँ पर हम बराबर करेंगे, जैसे फाई है तो फाई को यदि बराबर किया जाए तो यह फाई जो यहाँ पर फाई है यह फाई ही क्या हो जाएगा? तो यह फाई अगर मान लेते हैं कि यहाँ बराबर हम करते हैं तो यही m आ जाता है, I हो जाता है। यही जो m है ये m यही प्रेरकत्व कहलाता है। अब यहाँ पर जरा हम एक चीज़ समझेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि E बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी होता है, डेल फाई बाई डेल टी होता है। अब अगर ये E बराबर डेल फाई बाई डेल टी होता है और फाई बराबर क्या है? तो I है। फाई बराबर क्या है? I। इसका मतलब ये है कि यहाँ डेल I अपान डेल टी लिख सकते हैं। क्यों? तो E के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं डेल I अपान डेल टी, डेल I अपान डेल टी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ फाई प्रोपोर्शनल I है। तो E बराबर लिखेंगे तो m और di बाई डी टी। यह जो m है यही होता है अन्योन्य प्रेरकत्व, जहाँ m अन्योन्य प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व है। ये m क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व है। अब जरा यहाँ पर हम प्रेरकत्व के विषय में पढ़ेंगे कि यह प्रेरकत्व क्या है। तो देखिए अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता यही चल रहा है कि जो ये m है, ठीक है, अगर ये m हो तो E अपान डी आई बाई डी टी लिखेंगे, डी बाई डी टी लिखेंगे। यदि धारा में परिवर्तन एकांक हो
यदि धारा में परिवर्तन एकांक हो तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि धारा में जो परिवर्तन का दर यदि एकांक हो तो वही उसके कारण जिसके कारण धारा में परिवर्तन एकांक होता है वह विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? एम से। अब जरा देखिए कि इसे हम क्या लिख सकते हैं कि इसी प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है, मात्रक, इसे हेनरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेनरी। इसका मात्रक होता है हेनरी, या हम ये कहें कि ये वोल्ट सेकेंड प्रति मीटर। हेनरी को ही हम कह सकते हैं क्या? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, ऐसे लिखेंगे, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। अच्छा, आपको ये पता है कि आप जानते हैं कि E यानी वोल्ट का V बराबर W/Q होता है। ध्यान समझिएगा, V बराबर W/Q। अब ये W और W का जो बीमा होगा ये हो जाएगा mL2 T पर -2। ठीक है, mL2 T पर -2, और ये Q है तो Q को हम लिखते हैं, ये Q बराबर होता है I × T। तो यहाँ पर I का A हो गया और T का T हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर mL2 T पर -3 हो जाएगा और A पर -1 होगा। ये तो V का बीमा है। अब यहाँ पर V का बीमा लिखना है, ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ बीमा V का लिख दें तो M का जो बीमा आएगा क्या आता है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये mL2 T पर -3, A पर -1, और ये नीचे ये I का बीमा A और T का बीमा तो ऊपर चला जाएगा, A/T, तो T चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा mL पर 2 T पर -2, ये जाएगा ऊपर तो गुणा होगा, और A पर -2। तो ये क्या हो गया? बीमा। किसकी बीमा हो गया? अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की जो बीमा हम लोगों ने देखा, यह अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा कितना आया? mL2 T पर -2 और A पर -2। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। अब जरा ध्यान से समझिए कि जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि अन्योन्य प्रेरकत्व में अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 कुंडली होती है। एक कुंडली के सन्निकट दूसरा कुंडली रखते हैं। पहले कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे में धारा ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण धारा प्रवाहित होता है। जो कि धारा परिवर्तन जो पहले में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, तो विद्युत वाहक बल और धारा में परिवर्तन के दर का अनुपात ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। और यह यदि एकांक है, एकांक धारा में परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब जो विद्युत वाहक बल है वही अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? M से डिनोट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कुंडली हो और उसी कुंडली में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें धारा उत्पन्न होता है, और वह स्वयं के कारण धारा उत्पन्न होता है, इसलिए वह स्वप्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व।
कब? जब एक ही कुंडली हो और उसी कुंडली में स्वयं अपनी ही धारा के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता हो और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा उत्पन्न होता हो, तो जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा, जितना फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वह प्रोपोर्शनल होता है धारा के, जो प्रेरित धारा होता है। और यह जब E बराबर डेल फाई बाई डेल टी लिखते हैं तो इसका मतलब डेल फाई प्रोपोर्शनल I है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E प्रोपोर्शनल डेल I बाई डेल टी, और इसका मतलब यहाँ E बराबर L आ जाता है और डेल I बाई डेल टी। इसका मतलब ये है कि जो ये L है यही स्वप्रेरकत्व कहलाता है, यानी स्वप्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं? तो M से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो लिख लिया जाए इन सभी बातों को। चलिए लिखिए, पहले लिखिए प्रेरकत्व। पहले लिखिए प्रेरकत्व। इसमें लिखिए एक कुंडली के निकट रखी एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न फ्लक्स के समानुपाती होती है, चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है, फ्लक्स के समानुपाती होती है। फ्लक्स के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। हो गया? समानुपाती होती है। हो गया? अर्थात फाई प्रोपोर्शनल I यहाँ फाई बराबर MI या LI
होता है जहाँ M या L समानुपाती स्थिरांक हैं, M या L समानुपाती स्थिरांक हैं, जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक हेनरी होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला अन्योन्य प्रेरकत्व, दूसरा स्वप्रेरकत्व। पहला अन्योन्य प्रेरकत्व, दूसरा स्वप्रेरकत्व। हो गया। अब पहला नंबर लिखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व। और इसमें लिखिए, जब 2 कुंडलियां समीपवर्ती रखी होती हैं, पास पास रखी होती हैं, और पहली कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता हो, धारा प्रवाहित किया जाता हो, जिससे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे धारा की परिवर्तित होने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। जिससे द्वितीयक कुंडली में धारा, प्रेरित धारा करिएगा, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यह प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है। उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है। अर्थात फाई प्रोपोर्शनल आई। फाई प्रोपोर्शनल आई, ये लिखिए, फाई प्रोपोर्शनल आई। हो गया। तथा ये लिखिए, E बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी, ऐसे लिखिए, डेल फाई बाई डेल टी।
या E प्रोपोर्शनल di/dt। क्यों? क्योंकि 5 प्रोपोर्शनल I है तो d5 भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा di के। या E प्रोपोर्शनल di/dt या E बराबर m इंटू di/dt। हो गया। जहाँ m अन्योन्य प्रेरकत्व है, जहाँ m अन्योन्य प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व इसका मात्रक हेनरी, इसका मात्रक हेनरी या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है तथा इसकी बीमा ये लिखिए mL2 T पर -2 A पर -2 होता है अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए m की बीमा के लिए, m की बीमा के लिए, और ये लिख लीजिए m बराबर VE/di/dt। तो mL2 T पर -3 और A पर -1, ये जो है V का बीमा है और ये A/T है, ये di/dt, तो di का A dt का T, तो A/T है। A ऊपर जाएगा तो -2, T जाएगा ऊपर तो -3, प्लस हो जाएगा तो T पर -2। हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये कि जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि कुंडली है ये, ठीक है, और एक कुंडली है समकेंद्रीय कुंडली, दो ऐसे हैं, ठीक है। ये जो है S2 है और ये अंदर वाला मान लिया जाए कुंडली S1 है। इस S1 में N1, सपोज दैट N1 प्रति मीटर चक्करों की संख्या, N1 चक्कर प्रति मीटर है, और इसमें जो है N2 चक्कर प्रति मीटर है, और ये L मीटर लंबा दोनों है, दोनों की लंबाई कितना है? L मीटर है, ठीक है। तो पहले में यानी S1 में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 लिख दें तो कैपिटल N1 हो तो N1 बराबर हो जाएगा स्मॉल n1 इंटू L, तथा
H2 में कुल फेरों की संख्या N2 बराबर स्मॉल n2 इंटू L। ठीक है। अब यदि सपोज दैट ऐसा होता कि इसमें जब H2 में धारा I2 प्रवाहित होता हो, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रहा है और इसमें धारा I1, जब धारा I2 प्रवाहित होता है तब, ठीक है, H2 में धारा I2 प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में S1 में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा तो यह S1 में, अब यहाँ पे हम लिखें कि H2 में धारा I2 प्रवाहित करने पर, ठीक है, S1 में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। S1 में चुंबकीय फ्लक्स ∅1 हो तो चुंबकीय फ्लक्स ∅1 हो तो N1 ∅1 बराबर होगा M, ठीक है, और I2। अब देखिए ये M लिखा गया है, ये M क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। अगर इसको हम 1 से 2 लिखें, इसका मतलब ये है कि 1 से 2 लिखने का मतलब है कि 1 के सापेक्ष S1 का S2, यहाँ पर 1 और 2 लिखने का मतलब है कि S1 का S2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी यहाँ 1-2 लिखा है तो अगर ये 2-1 लिखता, ऐसे लिखा था M21, इसका मतलब है कि S2 का S1 के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम S2 में धारा प्रवाहित करते हैं I2, तो उसके कारण S1 में चुंबकीय फ्लक्स होगा ∅1, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा N1 ∅1 बराबर M12 इंटू I2, यही होगा। अब हमें पता है कि N1 ∅1 N1 और ∅1 के लिए, ठीक है, तो N1 ∅1 अगर हम देखें तो यहाँ पर N1 ∅1, N1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? N1 इंटू L, यही तो लिखेंगे, N1 इंटू L। अच्छा, अब जरा हम एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि जब चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम धारा I2 प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करें? I2, तो धारा I2 के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। धारा I2 के कारण चुंबकीय फ्लक्स तो चुंबकीय फ्लक्स I2 के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि फाई बराबर म्यू नॉट N2 इंटू I2 होगा, ठीक है। इतना चुंबकीय फ्लक्स होगा म्यू नॉट N2 इंटू I2, क्लियर है। अब हम यह सभी मान तथा ये तो N2 म्यू नॉट चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र B पता हो गया और A जो होगा वो पाई R1 का स्क्वायर है, इसलिए अगर हम फाई निकालें तो फाई बराबर B इंटू A होता है।
तो b के जगह पर हम लिखेंगे म्यू नॉट n2 I2, a के जगह पर पाई r1 स्क्वायर। ये तो फाई हो गया, ये क्या हो गया फाई। अब हम देखें तो हमें पता है कि n1 फाई 1, यहाँ से n1 फाई 1 बराबर, तो स्मॉल n1 इंटू एल, और फाई 1 की जगह पर लिख दें म्यू नॉट n2 I2, ठीक है, और पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यह तो n1 फाई 1 है, n1 फाई 1 के जगह पर म्यू नॉट n1 n2, म्यू नॉट n1 n2, ठीक है, n1 n2 और l I2, ठीक है, I2 और पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, ये n1 फाई 1 हो गया, ठीक है। हमें चूंकि पता है कि यह n1 फाई 1 बराबर, चूंकि n1 फाई 1 बराबर M12 और I2, इसलिए इसका मान ये रख दिया जाए तो M12 या यहाँ पे रख दें तो म्यू नॉट n1 n2 l I2 पाई r1 स्क्वायर बराबर M12 और I2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो M12 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई l r1 स्क्वायर। ये हो गया M12, तो M12 तो निकल गया, और M12 क्या आया, तो M12 है कि दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, हमने लिखा ना S1 का S2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, और जब M21 लिखा जाएगा, M21 का मतलब S2 का S1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि यह M12 इसके पदों में इसी सेम यही प्रोसेस अगर हम ये करते कि हम पहले में करंट फ्लो कराते I1, पहले में करंट फ्लो कराते क्या I1, जब इसमें I1 करंट फ्लो होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे कि N2, तो दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, तो जैसे हमने N1 फाई 1 किया उसी तरह हम क्या लिखेंगे N2 फाई 2 लिखेंगे, और N2 फाई 2 बराबर M21 और यहाँ I1 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसके माध्यम से हम करेंगे, तो इसके माध्यम से अगर करेंगे तो M21 आएगा, और M21 जो अब इसके माध्यम से अगर करेंगे तो ठीक इतना ही आएगा, यानी M12 और M21 दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे करते हैं। तो लिखिए इसको, पहले चित्र बनाइए, इस चित्र को बनाइए, पहले एक अंदर कुंडली बनाइए और एक बाहर, मतलब उसी के ऊपर बड़ा। हो गया। अब इसमें लिखिए, चित्र में दो कुंडलियां S1 व S2 समकेंद्रीय बनाया गया है, जिनकी लंबाइयां L मीटर हैं, जिनकी लंबाइयां L मीटर हैं, जिनकी लंबाइयां L मीटर हैं, स्मॉल L मीटर है। L मीटर है तथा
तथा S1 में स्मॉल लेटर में लिखिएगा N1 चक्कर प्रति मीटर तथा S2 में N2 चक्कर प्रति मीटर फेरों की संख्या है। हो गया। अतः लाइन छोड़िए। S1 में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 बराबर जो लिखा गया S1 में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 बराबर स्मॉल n1 इंटू L तथा S2 में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N2 बराबर स्मॉल n2 इंटू L हो गया। अब लिखिए, अब यदि S2 में धारा I2 प्रवाहित किया जाता हो, S2 में धारा I2 प्रवाहित किया जाता हो जिससे S1 में चुंबकीय फ्लक्स ∅1 उत्पन्न होता हो या बनता हो, चुंबकीय फ्लक्स ∅1 बनता हो तो लाइन छोड़ दीजिए, ये लिखिए कैपिटल N1 इंटू ∅1 बराबर M12 इंटू I2 होगा हो गया। यहाँ तक हो गया। अब लिखिए I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B, I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B कुंडली के अंतर्गत, चुंबकीय क्षेत्र B कुंडली के अंतर्गत B बराबर म्यू नॉट N2 इंटू I2, म्यू नॉट N2 इंटू I2 होगा। म्यू नॉट N2 इंटू I2 होगा। म्यू नॉट N2 इंटू I2 होगा। हो गया। तथा कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर ∅r1 स्क्वायर होगा। अतः फाई बराबर B इंटू A से म्यू नॉट N2 I2 इंटू ∅r1 स्क्वायर, ये पूरा लिखिए, म्यू नॉट N2 I2 इंटू ∅r1 स्क्वायर। अतः अब N1 ∅1 बराबर, ये लिखिए N1 ∅1 बराबर N1 का मान ये N1 इंटू L लिख दीजिए, N1 इंटू L, और ∅1 का मान जो ये आया है, ये ∅1 है, तो ∅1 का मान यहाँ रख दीजिए। क्या म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2 इंटू ∅r1 स्क्वायर
म्यू नॉट N2I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, या क्रम से लिख लीजिए N1 φ1 बराबर म्यू नॉट N1 N2 L इंटू I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। लिखिए अब चूंकि N1 φ1 बराबर M12 इंटू I2 इंटू I2 है, अतः N1 φ1 का मान ये वाला रख दिया जाए यहाँ पे, बराबर M12 I2, तो I2 कट जाएगा, तो M12 बराबर ये लिख लीजिए, M12 बराबर ये लिख लीजिए। हो गया, इतना हो गया। तो नीचे लिखे इसी प्रकार जब S1 में धारा I1 प्रवाहित किया जाए, तो कुंडली S2 में चुंबकीय फ्लक्स φ2 उत्पन्न होगा या बनेगा। इसलिए N2 φ2 बराबर M21 इंटू I1, N2 φ2 बराबर M21 इंटू I1 होगा। अब N2 का मान देखिए रख रहे हैं यहाँ पर, N2 का मान हो जाएगा N2 इंटू L, N2 का मान, और φ2 का मान हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट इंटू φ2 का मान N1 इंटू I1, ठीक है, और पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए I1 पाई R1 स्क्वायर बराबर M21 I1, तो I1 कट जाएगा, तो M21 बराबर हो गया कि म्यू नॉट N1 N2 पाई L R1 स्क्वायर। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये और ये, चूंकि यहाँ पर जब हम ये R2 स्क्वायर करते हैं, यहाँ φ2 है तो यहाँ पर R2 स्क्वायर करते हैं, तो जब यहाँ R2 स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि R1 और R2 लगभग बराबर होते हैं, इसलिए R1 यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एकदम चिपका होता है ना, एक ये है तो इसी के ऊपर जस्ट वो रहेगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंट होता है, इसीलिए ये कट जाता है। इसका मतलब ये है कि M21 और M12, देखिए ये भी वही चीज़ है, तो इसी को हम लिख दें कि M12 और यही बराबर लिख दें कैपिटल M, अर्थात कैपिटल M बराबर हम लिखेंगे कि म्यू नॉट N1 N2 पाई L और R1 स्क्वायर, ठीक है, तो लिख लीजिए इसको और आगे 2 लाइन लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया। हो गया। चलिए लिखिए अब स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व। अब इसमें लिखिए जब किसी कुंडली या परिनालिका में धारा प्रवाहित होने के कारण धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर यानी अप डाउन करने पर, धारा परिवर्तित करने पर फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसी कुंडली में। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी एक ही कुंडली है, उसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं और धारा को परिवर्तित करने पर, अप डाउन करने पर उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और विद्युत वाहक बल जब प्रेरित होता है तो प्रेरित धारा भी प्रवाहित होने लगती है। और जब प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो इसी घटना को कहा जाता है स्वप्रेरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। और अब इसी में आगे लिखिएगा, स्वप्रेरण कहते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n चक्कर प्रति मीटर हो, n चक्कर प्रति मीटर हो तथा इसकी लंबाई स्मॉल l हो, तो कुल फेरों की संख्या लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू L होगा। स्मॉल n इंटू L होगा तथा n इंटू फाइव प्रोपोर्शनल I, क्योंकि धारा के समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स। n इंटू फाइव या n इंटू फाइव बराबर L इंटू I, जहाँ L जो है स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व।
एल। अब यहाँ पर ई बराबर हमें पता है कि माइनस डी फाई अपान डी टी। अगर यहाँ एन लिख दें तो एन डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पर एन फाई की जगह पर ये है तो इसे हम लिख दें एन इंटू डी फाई। तो इसके जगह पर लिख दिया जाए कि माइनस, अर्थात यहाँ पे माइनस डी एन फाई अपान डी टी, या इसके एन फाई की जगह पर आई लिख दें तो एल एल आई। तो ये लिख दिया जाए कि एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ई बराबर, यही एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, और यह एल स्वप्रेरकत्व है, और इसका मात्रक भी, इसका एल का मात्रक हेनरी। ठीक है, और इसका बीमा, तो बीमा हो जाएगा एम एल टू टी पर माइनस टू ए पर माइनस टू। ठीक है, इसकी बीमा हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसे, ये पूरा लिखिए यहाँ तक। हो गया, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए कि हमें पता है कि एन फाई, तो एन के जगह पर स्मॉल एन इंटू एल, ये लिख दिया जाए एन इंटू एल, और फाई चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो फाई बराबर बी इंटू ए लिखेंगे। तो बी के लिए क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई, ये तो बी हो गया। और ए के लिए क्या लिखा जाएगा, तो कैपिटल ए ही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह पर कैपिटल ए लिख देते हैं। ठीक है, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो हम ए ही लिखते हैं क्योंकि एक ही है। अब इसको हम लिखेंगे एन, म्यू लिख देते हैं, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, एन में एन का गुणा होगा एन स्क्वायर। ठीक है, इंटू एल इंटू आई इंटू ए, ये क्या है, एन इंटू फाई, क्या है, एन इंटू फाई। क्लियर है। अब देखिए एल इंटू आई है ये, और ये ए है, एल है, आई है। अब हम देखेंगे कि हमें पता है कि जो ये एल इंटू डी आई बाई डी टी है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर एन एल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एल के जगह पर यहीं से देखिए, एल के जगह पर एन फाई बाई आई लिखना है। तो एल बराबर हम लिख दें एन फाई बाई आई। अब यहाँ एन फाई, एन के जगह पर तो स्मॉल एन इंटू एल, या ये लिख दें पूरा, एन फाई के जगह पर ये लिख दें म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू आई इंटू ए, और नीचे आई है तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू नॉट, यही तो आया ना। अब क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, तो स्मॉल एल है कैपिटल एल बराबर, ये हो गया। अब जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, तो जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक।
हो गया। अब अगर इसे जो है म्यू आर, सपोज अगर इसे म्यू आर चुंबकशीलता वाले पदार्थ में रखा जाए, ठीक है, तो अगर उसके इसे ले जाकर वहाँ दूसरे जगह रखा जाए, ठीक है, जहाँ की म्यू आर हो चुंबकशीलता, तो उस कंडीशन में यह जो है म्यू नाट यानी म्यू हो जाएगा। तो म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू नाट लिखा जाता है। तो म्यू के स्थान पर जो ये म्यू नाट है, अब यहाँ पे आ जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नाट, ठीक है। कब? जब उसे हम अलग जगह रखते हैं तब, ठीक है। अगर इस परिनालिका को कहीं ऐसे जगह रखें जहाँ चुंबकशीलता म्यू आर हो, तो म्यू आर चुंबकशीलता वाले क्षेत्र में अगर इस परिनालिका को रखा जाए तब उस कंडीशन में, तो नीचे लिखिए, यदि म्यू आर चुंबकशीलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में इस परिनालिका को रखा जाता हो, तो L बराबर म्यू आर इंटू म्यू नाट इंटू N स्क्वायर इंटू L इंटू A होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके विरोध कार्य करना पड़ता है। इसके विरोध क्या होता है? कार्य करना पड़ता है, तभी जाके विद्युत वाहक बल E के विरुद्ध कार्य जब होता है तभी धारा का प्रवाह होता है। तो इसके विरुद्ध जो कार्य होता है, मान लेते हैं कि W कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ? W। तो W कार्य होता है तो dW/dt बराबर होता है क्या? तो E इंटू आई, E विद्युत वाहक बल है, इंटू आई धारा, इससे कार्य क्या होता है? VIT होता है। तो जो पावर होता है, क्षमता, तो dW/dt हम ये रखेंगे E इंटू आई। अब देखिए, तो dW बराबर लिखेंगे E इंटू आई इंटू टी लिखें, dt लिखें। अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें dW बराबर, तो इसका भी इंटीग्रेशन E इंटू आई इंटू dt, तो ये हो जाएगा W। ये क्या हो जाएगा? W। और इधर क्या हो जाएगा कि I, देखिए DI, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं DI/dt, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर E है, जो यहाँ E लिखा गया E, ठीक है, तो E के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो देखिए E के स्थान पर हम लिखेंगे L, यहाँ देखिए L और DI, L इंटू DI/dt, L इंटू DI/dt, और ये dt है ही, तो dt कैंसिल हो जाएगा और I पहले से है तो I हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये L I DI हो गया, इंटीग्रेशन I DI हो गया। अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो L I का हो जाएगा I²/2, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो इसका हो गया कार्य बराबर L इंटू I²/2, यानी कार्य बराबर 1/2 L इंटू I²। लिख लीजिए इसे, इसको भी लिख लीजिए। यदि W कार्य करना पड़ता है वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए या स्थापित करने के लिए, तो अब यहाँ से लिखना शुरू करें, dW/dt बराबर E इंटू आई, या dW बराबर E इंटू आई इंटू dt, या dW का इंटीग्रेशन हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन ले लिया, तो ये स्मॉल E के स्थान पर ये लिख दिया गया, स्मॉल E के स्थान पर L इंटू DI/dt, जो ये लिखा है E बराबर L इंटू DI/dt, E बराबर L इंटू DI/dt, ठीक है। तो ये I यहाँ था, जो वही I यहाँ लिखा गया। तो अब ये dt कैंसिल, तो I के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है I का, I²/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 L इंटू I²,
हो गया। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्वप्रेरकत्व के विषय में पढ़ा और अन्योन्य प्रेरकत्व के विषय में पढ़ा। स्वप्रेरकत्व के लिए जो धारा स्थापित करने के लिए कार्य पढ़ा कि कार्य क्या होता है, कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों पे चर्चा हम कल करेंगे, कल मिलेंगे तो इसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों पे चर्चा किया जाएगा। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व से संबंधित न्यूमेरिकल, ठीक है, कल हम लगाएंगे। उसके बाद इसके आगे बताएंगे कि इनका इस्तेमाल हम ट्रांसफार्मर को बनाते समय कैसे करते हैं। ट्रांसफार्मर इसी के द्वारा बनता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग आगे चल के प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा में आप ज़्यादा समझ जाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ही होता है। यहाँ पर क्या है कि धारा को हम परिवर्तित करेंगे तभी जाके ई जनरेट होगा, और धारा को परिवर्तित नहीं करेंगे तो ई जनरेट नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। कांस्टेंट जब धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। धारा को अप डाउन करना होता है, और धारा अप डाउन कहाँ होता है, तो जहाँ धारा अप डाउन होता है उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और जब धारा कांस्टेंट होता है तो उसे कहते हैं दिष्ट धारा, डीसी करंट। तो ये सब चीज़ें तो अभी डीसी करंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी करंट पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अब डीसी करंट जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो वहीं पर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। और ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पे ही काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर हम धारा को क्या करते हैं, फेर बदल करते रहते हैं। और डीसी धारा देंगे तो उसमें फेर बदल होगा ही नहीं, डीसी तो कांस्टेंट धारा होगा। तो जब धारा में परिवर्तित होगा नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल बनेगा नहीं, प्रेरित नहीं होगा। और जब विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा तो धारा भी प्रेरित नहीं होगा, धारा भी स्थापित नहीं होगा। तो हम केवल वहीं पर करते हैं जहाँ धारा को हम अपने अनुसार अप डाउन करते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा धारा ही मिल जाए कि जो स्वयं अप डाउन हो, तो स्वयं अप डाउन होने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।